हमारे पास अब 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल बच गए हैं, 6 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम वन बाय वन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उठाने वाले हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम अपनी सीक्वेंस में 7th नंबर पे कर रहे हैं। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या है? अपने बारे में हर एक बात बताओ। ये प्रिंसिपल कहता है ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है, रिलेटेड टू द बिजनेस must be, yeah, sorry, should be disclosed, should be disclosed in the financial statements। इसके लिए ये लिखो, while preparing while preparing financial statements of the business, ठीक है, या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जब भी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं तो सभी फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो आपको डिस्क्लोज करने हैं। डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? बताने हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन छुपानी नहीं है, ठीक है। एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आगे पढ़िए। विच मे अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स should be fully disclosed। इसका मतलब क्या है? कहता है आपने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। किन लोगों के लिए? जो स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स बताया था ना, स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? ऐसा हर व्यक्ति जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। पब्लिक हो, इन्वेस्टर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट हो, ऑनर हो, एम्प्लॉयज हो। आपको सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अच्छे से डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो अफेक्ट कर सकती है, विच में अफेक्ट द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? रुचि। अगर कोई इंसान हमारे बिजनेस से रिलेटेड है तो उसका इंटरेस्ट हमारे बिजनेस के अंदर है, चाहे वो सप्लायर हो, बैंक हमें लोन देता है वो इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लेना है वो हम इंटरेस्टेड है, गवर्नमेंट हमें लोन भी देती है, फैसिलिटीज देती है, सब्सिडीज देती है, वो भी इंटरेस्टेड है। कस्टमर्स जो है वो हमारी कंपनी का माल लेते हैं, वो भी इंटरेस्टेड है, ठीक है। जैसे कि एक शेवरोले कंपनी अभी बंद हुई है, ठीक है, बंद हुई है, वो रातों रात भागी नहीं बताकर कि भाई बिना बताए, वो उसने सब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स डिस्क्लोज करे। शेवरोले की गाड़ियां आती हैं, ठीक है, अब नहीं आती इंडिया के अंदर, बाहर चल रही है वो कंपनी। लेकिन जब वो लॉसेस के अंदर आई तो उसने अपने स्टेक होल्डर्स को बताया कि अब हम लॉसेस में चल रहे हैं, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन उनको दी। तो ऐसे ही हमें भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल क्या है? देखिए, एक कंपनी थी ABC कंपनी, ठीक है। इसने 2020-21 में 20 लाख रुपए कमाए, 20 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया। लेकिन 2021-22 में इसको 10 लाख रुपए का घाटा हो गया, लॉस हो गया। लॉस होते टाइम शक्ल कैसे हो जाती है? ऐसी। पिछले साल प्रॉफिट हुआ था, इस साल नुकसान। अब मार्केट में इसकी वैल्यू कम होने लग गई क्योंकि इसको तो लॉस हो गया, और लॉस मेकिंग कंपनीज की वैल्यू क्या हो जाती? गिर जाती है मार्केट में, है ना। अब इसने अपनी इस इंफॉर्मेशन को बताया नहीं कि भाई
और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड दिया। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट बांट दिया। इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई इस साल प्रॉफिट हुआ होगा तभी तो ये हमें प्रॉफिट बांट रहे हैं। इस कंपनी ने ये नहीं बताया कि भाई ये जो पैसा हम बांट रहे हैं ये तो पिछले साल के प्रॉफिट से बांट रहे हैं, इस साल तो हमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं। तो क्या आपके हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण सूचना है, हाँ या ना? पहले तो आप ये बताइए। तो ये इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है। ठीक है, दूसरी बात, एक और चीज ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2। जरा आप मुझे बताएंगे जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं उसे कहते क्या है? अगर आपने सर बताया, बैलेंस शीट। सर बैलेंस शाबाश शीट। शाबाश शाबाश, इसका मतलब तुम्हें गजनी प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट, वेरी गुड। एसेट्स आती हैं राइट साइड, लाइबिलिटीज आती हैं लेफ्ट साइड। अब देखिए, मैंने सर एक मुझे लैंड थोड़ा लिया था। इंट्रो दोगे बैलेंस शीट का प्लीज? हाँ जी, मैं देता हूं आपको। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है जहां पर हम ये दिखाते हैं हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटी हैं। ठीक है, तो लायबिलिटी के अंदर दो तरह की लायबिलिटी आती है, एक इंटरनल जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, और उसके बाद एक्सटर्नल जो बाहर वालों को देना है। तो अभी हम बात करते हैं, राइट साइड में सारी एसेट्स आती है जो भी हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स हैं। लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज आती है। लायबिलिटी दो तरह की बताई, एक इंटरनल दूसरी एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब कोई भी पैसा जो हमने बाहर वालों को देना है। आप ध्यान से सुनिए, मैंने लैंड लिया था 50 लाख रुपए का। ठीक है, ये मैंने सारा अपने पैसों से लिया था, तो मेरी कैपिटल भी कितनी हो गई? 50 लाख। अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई, तो मैं गया मेरे दोस्त के पास। मेरा दोस्त है, आपको इसका पेट देख के पता तो चल ही गया होगा कि ये है लाला आदमी। ठीक है, इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। मैंने अपने दोस्त से लोन ले लिया, लोन फ्रॉम दोस्त, 20 लाख रुपए का। ठीक है, तो मेरे बैंक में कितने पैसे आ गए? 20 लाख आ गए। मेरी बैलेंस शीट इक्वल आ रही है, दोनों साइड इक्वल आ रही है, और आनी भी चाहिए क्योंकि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो दोनों साइड मेरी इक्वल आ रही है। मैं ये बैलेंस शीट लेके गया, लोगों को दिखाया, देखो जी मेरे पास टोटल कितने कितने एसेट्स आ गई, 70 लाख रुपए की एसेट्स है। ठीक है, अब यहां पे एक इंफॉर्मेशन मैंने डिस्क्लोज नहीं करी कि ये जो 20 लाख रुपए मैंने उधार लिए थे, आपको तो क्या लग रहा है ये जो उधार है नॉर्मल सा उधार है? ये नॉर्मल उधार नहीं था, इसके लिए मैंने अपना लैंड मोर्टगेज करवा दिया था, गिरवी रखवा दिया था। क्या ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? बताओ। यस लैंड सर। गिरवी रखवाना यस सर। इंपॉर्टेंट, यस। यस सर। ये मुझे अपने रिकॉर्ड्स के अंदर दिखानी चाहिए, यस, ये दिखानी चाहिए। तो यहां पर हमें ये दिखाना है, यहां दिखाएंगे कि ये जो लैंड है ये मोर्टगेज है, और ये जो लोन लिया हुआ दोस्त से एक सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है? जिसके अगेंस्ट हमने कुछ गिरवी रखवाया हुआ है। दोस्त को पैसा नहीं दूंगा, दोस्त लैंड ले जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डिस्क्लोज करनी चाहिए, जैसे मैंने यहां लिख दिया ना मोर्टगेज, इस तरीके से। हालांकि आपको इसकी एप्लीकेशन से ज्यादा मतलब नहीं है फुल डिस्क्लोजर, आपके लिए एक्रूअल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, बिजनेस एंटिटी इंपॉर्टेंट है, और प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये तब काम आएगा जब आप रिपोर्टिंग करेंगे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। तो वो आपकी ना क्लास 11th में है ना 12th में है। ठीक है, सीए में भी बहुत आगे जाकर है। ठीक है, बीकॉम में भी नहीं है। चले आगे। तो ये हमारा फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल था। आप जो भी करें बिजनेस के अंदर फुल डिस्क्लोजर के साथ करें, सब कुछ ढंग से बताएं। कोई बात अगर छुपाओगे तो लोग नाराज हो जाएंगे और आप पर केस डाल देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने 8th प्रिंसिपल पे। 8th प्रिंसिपल हमारा है, जरा देख ले एक मिनट, एक मिनट,
अब हम 8th प्रिंसिपल करने वाले हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल। ये मटेरियलिटी ऐसा लगता है फुल डिस्क्लोजर जैसा है, लेकिन ये फुल डिस्क्लोजर जैसा नहीं है। मटेरियलिटी प्रिंसिपल कहता है ऑल दी मटेरियल इंफॉर्मेशन, मटेरियल का मतलब क्या होता है, रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट, जो रेलिवेंट है और जो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इवेंट्स, ठीक है, आर रेलिवेंट फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए जितनी भी मटेरियल इंफॉर्मेशन और इवेंट्स है वो रेलिवेंट है। एनी इमटेरियल, एनी इमटेरियल एंड ignorable transaction can be avoided in the books of accounts। अब आप कहोगे सर कौन सी चीजें इमटेरियल और इग्नोरेबल होती हैं? देखिए, फॉर एग्जाम्पल 10,090 में रेलिवेंट अमाउंट कौन सा और इरेलीवेंट कौन सा है? 10,000 एक रेलिवेंट अमाउंट है, 0.901 इरेलीवेंट अमाउंट है, तो वी कैन इग्नोर दैट, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये होता 10,000.90 करोड़, 10,000.90 करोड़, तो अब ये पूरा का पूरा अमाउंट रेलिवेंट है, ये 0.90 भी रेलिवेंट है और 10,000 भी, क्योंकि फिगर करोड़ के अंदर चली गई। 533 रुपए 44 पैसे में 44.44 जो है वो इररिलेवेंट है, इट कैन बी अवॉइडेड। ठीक है, तो कहता है ऐसी चीजें जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें हैं आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई मटेरियल, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप इग्नोर ना करें, वो जरूर रिकॉर्ड करें। ठीक है, इसमें कोई डाउट? Our ninth principle is money measurement principle। इसी का था हमें इंतजार और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर जो क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको करा दूंगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, हम जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें किसको रिकॉर्ड करना होता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अगर कोई नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स हैं बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स, इसे हमें क्या करना होता है? इनके एग्जाम्पल हैं क्वालिटी, क्वांटिटी एटसेट्रा, इनको हमें क्या करना है? इग्नोर करना होता है। ठीक है, दीज आर इग्नोर्ड। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि आपने मनी वैल्यू को रिकॉर्ड करना है, नॉन मॉनिटरी वैल्यू को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल only those transactions are recorded, only those transactions are recorded which can be expressed, which can be expressed in terms of money, in terms of money, जिनको मनी वैल्यू में लिखा जा सके, समझाया जा सके, बताया जा सके। ठीक है, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स आर, नॉन मॉनिटरी इवेंट्स need not to be recorded। ठीक है, such that quantity, quality, number of employees, हमारे पास कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं,
नंबर ऑफ एसेट्स, हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। मेरा दोस्त था मिस्टर अजय, ठीक है, ये मिस्टर अजय जो हैं इनके पास 100 एम्प्लॉयज काम करते थे। ठीक है, ये ऐसे एम्प्लॉयज थे जो इनके खासम खास थे। मैंने कहा मेरे दोस्त क्या ये तुम्हारे साथ हमेशा रहने वाले हैं? कहते हाँ। कहते ये मेरे बिजनेस की एसेट्स हैं। मैंने कहा हैं? मैंने कहा मैं हूं अकाउंटेंट, एम्प्लॉयज एसेट्स नहीं हो सकते। कहता है नहीं, आपके हिसाब से एसेट्स क्या होती हैं? मैंने कहा एसेट्स जिसको मैं ओन करता हूं, जिसपे मेरा राइट है और जो मुझे फ्यूचर में फायदा देंगे। तो अजय कहता है ये इन पे मेरा राइट है, मैं इनको बोलूंगा ये 20 साल काम करेंगे, 30 साल काम करेंगे, ये मेरी एसेट्स हैं, ये मुझे फायदा भी देंगे, पैसा कमा कर देंगे, क्योंकि एम्प्लॉयज ही तो कमा कर देते हैं। मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। मैंने कहा लेकिन भाई साहब आप जरा बताइए ये 100 एम्प्लॉयज की वैल्यू क्या है? मिस्टर अजय क्या हो गए? जिप्ड। ठीक है, जिप्ड हो गए। कहते हाँ वैल्यूज तो नहीं बता पा रहा। तो मैंने कहा आप बताइए इन एसेट्स को आप अपनी बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे? तो अजय जी कहते हैं हाँ। मैंने कहा यही तो बात है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है, आप जिस चीज को मेजर ही नहीं कर सकते, ठीक है, मनी मेजरमेंट ही नहीं हो सकता, जिसका मॉनिटरी वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप उसको एसेट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब एक क्वेश्चन आगे एग्जाम में कैसे आएगा, बताओ हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर सकते? बिकॉज उनकी वैल्यूज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। हालांकि आज की डेट के अंदर हमारे एम्प्लॉयज हमारे लिए एसेट्स हैं, ये सभी मानते हैं। पुराने पुराने एम्प्लॉयज जो 20-20 साल से काम कर रहे हैं, अगर वो कंपनी छोड़ के चले गए किसी और कंपनी में तो क्या होगा? नुकसान हो जाएगा ना। तो उनका हमारी कंपनी में रहना ही फायदेमंद है। तो एम्प्लॉयज को एसेट्स रिकॉर्ड करने के लिए अभी कुछ अकाउंटिंग मेथड्स अडॉप्ट करे जा रहे हैं, कुछ चीजें हो रही हैं जो आप अपनी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उस केस के अंदर हम अपने एम्प्लॉयज को एसेट की तरह रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अभी आप छोटी क्लासेस के अंदर इनको क्या मानेंगे, ये हमारी एसेट्स रिकॉर्ड नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है इनकी मनी वैल्यू निकालना संभव नहीं है। एक एम्प्लॉय की वैल्यू क्या लगाए, निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ह्यूमन बीइंग की वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसे नोट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो।